हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकोमेड। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूनेटोलॉजी। इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। सो व्हाट इज़ न्यूनेटल पीरियड? न्यूनेटल पीरियड होता है फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली एंड लेट। अर्ली न्यूनेटल पीरियड फ्रॉम बर्थ फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ। सो ये जो न्यूनेटल पीरियड है, अर्ली न्यूनेटल पीरियड, ये बर्थ से लेके फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ रहता है। और लेट न्यूनेटल पीरियड जो कि 7 से लेकर 28 डेज ऑफ लाइफ होता है। एंड क्लासिफिकेशंस हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज इररिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ वेट। यहाँ पे सिर्फ हम जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करने वाले हैं, बर्थ वेट के अकॉर्डिंग हम नहीं डिवाइड करेंगे न्यूनेट्स को। सबसे पहले आते हैं टर्म न्यूनेट्स। सो टर्म न्यूनेट्स जो कि 37 कंप्लीटेड वीक से लेकर के बिफोर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में पैदा होते हैं, वो टर्म बेबीज़ होते हैं। देन प्री टर्म बेबीज़ वो बेबीज़ होते हैं जो बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पैदा होते हैं। एंड पोस्ट टर्म बेबीज़ दैट आर बोर्न एट 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और बियॉन्ड 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब जो 42 वीक्स जेस्टेशन पे पैदा हुए हैं या फिर उसके बाद हुए हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट। तो यहाँ पे हम सिर्फ बर्थ वेट कंसिडर करेंगे, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें हम देखते हैं लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट वो बेबीज़ होते हैं जिनका बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम होता है। एंड वेरी लो बर्थ वेट जिनका बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम्स होता है। एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जिनका बर्थ वेट इवन लेस देन 1000 ग्राम या 1 kg होता है। नाउ क्लासिफिकेशन अब हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट, दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है अप्रोप्रिएट फॉर डेट एंड अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। सो इसका मतलब है बर्थ वेट ऑफ बेबी विच इज़ बिटवीन 10th to 90th परसेंटाइल ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। मतलब जो भी बेबी का जेस्टेशनल एज है उसके अकॉर्डिंग जो उसका बर्थ वेट आया है वो 10th to 90th परसेंटाइल आया है। तो इसको हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि ये आ गया जेस्टेशनल एज, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बर्थ वेट है। यहाँ पे 10th से 90th परसेंटाइल दिया गया है। अगर जेस्टेशनल एज जो है उसके अकॉर्डिंग बर्थ वेट आया है 90th और 10th परसेंटाइल के बीच में, तो वो एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल सही वेट आया है उसका। इसका मतलब है अप्रोप्रिएट फॉर डेट एंड अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज आया है। नेक्स्ट आता है स्मॉल फॉर डेट और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। इसमें क्या होता है, जो बर्थ वेट है वो लेस देन 10th परसेंटाइल आया है अपने जेस्टेशनल एज के एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग। तो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जैसे कि उसका वेट इतना होना चाहिए था इस बीच के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो वेट आया है वो इस टाइम इस पे आया है। इसका मतलब कम आया है, बिलो 10th परसेंटाइल है। अगर वो कम आया है तो इसका मतलब वो स्मॉल फॉर डेट बेबी है या फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि बेबी का वेट जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग इसके रेंज में आना चाहिए 10th से 90th परसेंटाइल के बीच में। अगर 10th से कम है तो स्मॉल है, 90 से ज़्यादा है तो लार्ज है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज फॉर डेट या फिर लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। अगर बर्थ वेट मोर देन 90th परसेंटाइल आया है उसके एक्सपेक्टेड वेट के अकॉर्डिंग, जो कि जेस्टेशनल एज के बेस पे हम देख रहे हैं, वो हम कहेंगे लार्ज फॉर डेट बेबीज़। पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या होते हैं लार्ज फॉर डेट न्यूनेट्स के। तो वो हमें 5 यहाँ पे याद रखने हैं क्योंकि यही होते हैं मोस्टली। सबसे पहले तो अगर वो बेबी है डायबिटिक मदर का। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल या फैमिलियल कॉज है, मतलब फैमिली में रन कर रही है। थर्ड सोटो सिंड्रोम या सेरेब्रल जाइजेंटिज्म। नेक्स्ट इज बैकवर्ड विटमन सिंड्रोम एंड कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। लेट्स टॉक अबाउट सम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टर्म न्यूनेट्स के। सबसे पहले तो इंडियन बेबी का जो एवरेज वेट होता है इंडियन बेबी का वो होता है 2.9 kg और एवरेज जो लेंथ होती है बर्थ के टाइम वो 50 सेंटीमीटर होता है। नाउ अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट रेशियो। अपर सेगमेंट जो होता है वो 1.7 to 1.9 है, तो लोअर सेगमेंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये रेशियो देखने को मिलता है, मतलब बर्थ के टाइम जो अपर सेगमेंट होता है बेबी का वो ज़्यादा होता है, लोअर सेगमेंट छोटा होता है। नाउ हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है बर्थ के टाइम, अराउंड 33 to 35 सेंटीमीटर। हार्ट रेट कितना होता है, 120 to 140 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। देख सकते हैं आप बर्थ के टाइम ज़्यादा रहता है रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली। पेरिफेरल साइनोसिस यानी कि एक्रोसाइनोसिस जो है वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है, बट अगर यही पेरिफेरल साइनोसिस ना हो कि सेंट्रल होता तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है। सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट स्टूल हमें देखने को पास करेगा बेबी विद इन 24 आवर्स और फर्स्ट यूरिन पास करता है बेबी विद इन 48 आवर्स। नाउ सम ऑफ द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स दैट वी कैन सी इज द सेंट्रल साइनोसिस मिल सकती है बर्थ पे, तो वो एबनॉर्मल है। जॉन्डिस अगर मिल रहा है बर्थ के टाइम या फिर जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है। अब हम बात करने वाले हैं पोस्टर्म न्यूनेट्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, अबंडेंट हेयर हो गया। डिस्क्रिमिनेटिंग पेल स्किन, लॉन्ग नेल्स होते हैं, लूज स्किन फोल्ड्स होते हैं उनकी थाइज और बटक्स के अराउंड, मिकोनियम स्टेन्ड नेल्स होते हैं, स्किन होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं। देन ये सारे जो हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, नेल्स और स्किन, ये सब मिकोनियम स्टेन्ड होते हैं।
देन प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं पोस्ट टर्म न्यूनेट्स के। सबसे पहले तो पेरीनेटल एस्फिक्सिया हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया होता है पोस्ट टर्म न्यूनेट्स को। इसके अलावा परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपर टेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि मेकोनियम बहुत टाइम तक अगर रहेगा तो वो एस्पिरेट कर सकता है, तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाई रिस्क इन्फेंट्स। सो हाई रिस्क इन्फेंट्स क्या होते हैं? मतलब वो बेबीज़ जिनका ज़्यादा रिस्क होता है न्यूनेटल मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का एज़ कम्पेयर टू अदर बेबीज़, यानी कि वो बच्चे जिनके मरने का खतरा ज़्यादा है या फिर बीमार होने का, वो होते हैं हाई रिस्क इन्फेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद हाई रिस्क इन्फेंट्स। सबसे पहले आता है मैटरनल फैक्टर्स। तो मैटरनल फैक्टर्स वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है मोर्टालिटी का बच्चे में? सबसे पहले तो मदर्स एज, अगर वो लेस देन 16 है या मोर देन 40 ईयर्स है तो रिस्क है बच्चे को। दूसरा, अनमैरिड वुमेन है या फिर सिंगल मदर है, पॉवर्टी इज़ अ रिस्क फैक्टर। अगर मदर स्मोक करती है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो भी रिस्क फैक्टर है। मेडिकल कंडीशंस है मदर को, यानी कि डायबिटीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, यूटीआई, अनीमिया। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जैसे कि उसको पास हिस्ट्री रही हो प्री टर्म डिलीवरी की, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इंट्रा यूट्राइन डेथ, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, करंट प्रेगनेंसी फैक्टर्स जो कि रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल जेस्टेशन, यानी कि दो ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स की प्रेगनेंसी चल रही है मदर को, तो रिस्क फैक्टर रहता है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रामनियोज या फिर ओलिगोहाइड्रामनियोज, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है। पॉलीहाइड्रामनियोज, ओलिगोहाइड्रामनियोज मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। प्री एक्लेम्शिया इज ऑब्वियसली अ रिस्क फैक्टर। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, शॉर्टर इंटर प्रेगनेंसी टाइम, दो प्रेगनेंसी के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कम है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क को बढ़ाते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी के। सबसे पहले इसके अलावा और क्या आता है? लेबर या फिर डिलीवरी प्रोसेस के फैक्टर्स, यानी कि प्री टर्म या पोस्ट टर्म डिलीवरी है, फीटल डिस्ट्रेस हुआ हो डिलीवरी के टाइम, मेकोनियम स्टेन लाइकर है, प्लेसेंटल एनॉमलीज हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं लेबर वाले। देन न्यूबॉर्न फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो लो 5 मिनट एपगार स्कोर। नेक्स्ट, स्मॉल फॉर डेट या फिर लार्ज फॉर डेट बेबी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। पोस्ट मैच्योर बेबी है, पैलर है बेबी में या शॉक प्रेजेंट है तो भी रिस्क फैक्टर है। कंजेनिटल एनॉमलीज रिस्क फैक्टर है। सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया न्यूरोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।